शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? हमें चार ऑप्शन में से बताना है कि शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। केवल पाठ पढ़ाना महत्वपूर्ण भूमिका नहीं हो सकती। केवल अनुशासन बनाए रखना ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, अनुशासन के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। लेकिन विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और परीक्षा मूल्यांकन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रश्न का उत्तर होगा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। अगला प्रश्न, किसी कक्षा में सभी विद्यार्थियों की सीखने की गति अलग अलग होती है, यानी विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल तेज विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, सभी को एक जैसे अवसर देने चाहिए, सही है। कमजोर विद्यार्थियों को अनदेखा करना गलत है और केवल पाठ्यक्रम पूरा करना भी गलत है। सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देने चाहिए, जबकि कोई कमजोर विद्यार्थी है तो उसे उस पर अलग से ध्यान देना चाहिए। तीसरा प्रश्न, यदि कोई विद्यार्थी बार बार प्रश्न पूछता है, कोई विद्यार्थी है वो बार बार प्रश्न पूछ रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे डांटना चाहिए? नहीं, गलत। प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए? नहीं। उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए कि जिज्ञासु बच्चा है, जानने की इच्छा रखने वाला बच्चा है, उसे क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रश्न पूछने के लिए भी। प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? प्रभावी शिक्षण के लिए कठोर अनुशासन इतना जरूरी नहीं है, रखने की क्षमता तो कतई जरूरी नहीं है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो संवाद है, उनके बीच जो वार्तालाप है, वो प्रभावी शिक्षण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगला प्रश्न, एक अच्छे शिक्षक का प्रमुख गुण क्या माना जाता है? हमें बताना है कि इनमें से अच्छे शिक्षक का प्रमुख गुण क्या है। केवल विषय का ज्ञान होना प्रमुख गुण नहीं है, विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति होना शिक्षक का क्या होता है? प्रमुख गुण होता है, जिससे शिक्षक का विद्यार्थियों से जुड़ा रहता है। कठोर व्यवहार और अधिक परीक्षा लेना भी गलत है। अगला प्रश्न, बालक सबसे अधिक प्रभावी ढंग से कब सीखता है? बालक सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से कब सीखेगा? डर के वातावरण में बालक नहीं सीखेगा। यदि वातावरण कैसा रहेगा? रुचिकर रहेगा, इंटरेस्टिंग चीजें उसे पढ़ाई जाएगी तो वो क्या करेगा? ज्यादा सीखेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रुचिकर वातावरण में ज्यादा पढ़ता है। दंड मिलना और अकेला बैठना ठीक नहीं है प्रभावी ढंग के लिए। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल बच्चों को परीक्षा पास कराना, ज्ञान का विकास करना, ठीक है। अनुशासन बनाए रखना, ठीक है। और गृह कार्य करवाना, ये कतई ठीक नहीं है कि अकेले गृह कार्य और अकेले अनुशासन से उद्देश्य पूरा नहीं होता। शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है ज्ञान के विकास होने के बाद। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण में शिक्षण सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण सामग्री का प्रयोग किस लिए किया जाता है? समय खराब करने के लिए नहीं किया जाता, विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए नहीं किया जाता, सीखने को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षण सामग्री होती है, उनका उपयोग किसी भी विषय को रोचक बनाने के लिए किया जाता है, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आए। विद्यार्थियों में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल पुस्तक पढ़ानी चाहिए, केवल पुस्तक से क्रिएटिविटी नहीं आएगी। प्रश्न पूछने के अवसर देने चाहिए, विद्यार्थी को अवसर मिलने चाहिए कि वो अध्यापक से बार बार प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों के अध्यापक है वो उत्तर दे। दंड देना चाहिए, गलत है। और केवल नोट्स है वो भी गलत है। केवल नोट्स लिखवाने से शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। सीखने का सबसे अच्छा माध्यम, सीखने का सबसे अच्छा माध्यम इनमें से भय नहीं है। अनुकरण बच्चे के लिए ठीक है, बच्चा है वो अनुकरण करके सीखता है, लेकिन अनुभव से हमें पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं। तो सीखने का सबसे अच्छा माध्यम अनुभव है, जितना अनुभव होगा उतना ज्यादा सीखेंगे। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम तरीका क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? कठोर दंड नहीं। विद्यार्थियों से क्या करना चाहिए? संवाद करना चाहिए, विद्यार्थियों से बातचीत करनी चाहिए, जिससे कक्षा में अनुशासन बना रहे। चिल्लाना और बार बार परीक्षा लेना इसके लिए कतई सही नहीं है, और कठोर दंड भी गलत है। अगला प्रश्न, शिक्षण में पुनर्बलन का क्या अर्थ है? पुनर्बलन का क्या, दंड देना तो नहीं है। पुनर्बलन का अर्थ हो गया प्रेरित करना, विद्यार्थी को प्रेरित करना, उसे अच्छी चीजें सीखने के लिए बल देना पुनर्बल कहलाता है। तो पुनर्बल का अर्थ हो गया प्रेरित करना, ना कि गृह कार्य और परीक्षा लेना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता
यानी अलग अलग विद्यार्थी है, उनकी जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, पर्सनल चीजें उनकी अलग अलग होती है। उन भिन्नताओं के बारे में क्या अर्थ है, सभी का समान होना, सभी बच्चे समान नहीं होते, विद्यार्थियों में विभिन्नताएं होना, विद्यार्थियों में क्या होती है, विभिन्नताएं होती है, सभी की रुचियां अलग अलग होती है, सभी की हॉबी अलग अलग होती है। शारीरिक अंतर अलग होना अलग नहीं माना जाता, और केवल मानसिक भी नहीं, मानसिक और शारीरिक दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग विद्यार्थियों में अलग अलग होते हैं। तो विद्यार्थियों में भिन्नताएं होना व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। अगला प्रश्न, बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? इनमें से बालक का प्रथम शिक्षक कौन है? बालक का प्रथम शिक्षक माता है, और बालक की पहली पाठशाला परिवार होती है। बालक की पहली पाठशाला परिवार होती है, जहां से वो सीखता है, और पहला शिक्षक है वो माता होती है। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम, सीखना सिखाना प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? अभी जो शिक्षा चल रही है वो विद्यार्थी केंद्रित है। अभी कौन सी शिक्षा है? विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा है, ना कि शिक्षक केंद्रित। पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी, जिसमें विद्यार्थी मूर्ति बन के बैठा रहता था और शिक्षक है वो पढ़ाता रहता था। लेकिन आज के समय में विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा है, जिसमें विद्यार्थी है वो प्रश्न भी पूछता है और शिक्षक को उसके उत्तर भी देने होते हैं। एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? जो प्रभावी शिक्षक होता है, प्रभावशाली होता है, वो विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति भरा हुआ व्यवहार करता है, ना कि कठोर, ना कि उदासीन, और ना कि पक्षपात। पक्षपात तो कतई नहीं करना चाहिए, और कठोर व्यवहार से बच्चों में हीन भावना पैदा होती है। तो शिक्षक को चाहिए कि वो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बच्चे के साथ करे। सीखने की प्रक्रिया अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कौन करेगा? इनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा रुचि। जिस बच्चे की ज्यादा रुचि होगी वो ज्यादा सीखेगा, और जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो कतई नहीं सीखेगा। तो प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक कौन है? रुचि है। मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब हो गया जांच करना। जैसे परीक्षा लेकर शिक्षक जांच करता है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? दंड देना तो कतई नहीं है, सीखने की प्रगति जानना, यानी विद्यार्थी वो कितनी प्रगति कर रहा है। और मूल्यांकन का दूसरा उद्देश्य ये भी होता है कि शिक्षक को भी पता चले कि उसे अपने अंदर कुछ बदलाव करने हैं या पाठ्यक्रम में कुछ चेंजेस करने हैं। तो इसका अर्थ होगा कि विद्यार्थी कितना सीख रहा है, उसकी प्रगति को जानना मूल्यांकन का मुख्य अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, यदि विद्यार्थी गलत उत्तर दे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कोई विद्यार्थी है वो आपको गलत उत्तर दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? अपमान करेंगे? नहीं। उसे दंड देंगे? नहीं। इसका सही उत्तर होगा सही उत्तर समझाना। यदि कोई विद्यार्थी है वो गलत उत्तर दे रहा है तो उसे सही उत्तर समझाना है। अनदेखा करना एकदम गलत है, अनदेखा नहीं करना चाहिए विद्यार्थी को कभी भी। अगला प्रश्न, अच्छा शिक्षण किस पर आधारित होता है? अच्छा शिक्षण किस चीज पे आधारित होता है? रटने पे नहीं होता, सहभागिता। सहभागिता में क्या होता है? अच्छा शिक्षण है, इसमें सहभागिता विद्यार्थी की भी होनी चाहिए और शिक्षक की भी होनी चाहिए। दंड और गृह कार्य अच्छे शिक्षण की विशेषताएं नहीं है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या चाहिए कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़े? आलोचना करनी चाहिए? नहीं, आलोचना से तो हीन भावना पैदा होगी। प्रोत्साहन देना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ेगा यदि विद्यार्थी है, कोई अच्छा विद्यार्थी है, तो उसे उपहार वगैरह भी देने चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ज्यादा पढ़ने के लिए। दंड देना और अनदेखा करना गलत है। अगला प्रश्न, बालक का सर्वांगीण विकास किससे होता है? कोई बच्चा है, उसका सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास की बात हो रही है कि सारे विकास कैसे होंगे? केवल परीक्षा से सारे विकास नहीं हो सकते, केवल खेल से भी नहीं हो सकते, लेकिन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सकता है, चहुमुखी विकास हो सकता है। शिक्षण की सफलता किस चीज पर निर्भर करती है? शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करेगी? केवल पाठ्य पुस्तक पे नहीं करेगी, शिक्षक और विद्यार्थी की सक्रियता पर, यानी शिक्षक और विद्यार्थी कितने एक्टिव है उस पर निर्भर करेगी शिक्षण की सफलता, कि हमारा शिक्षण है वो सफल हुआ या नहीं हुआ। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना कैसे विकसित की जाएगी? विद्यार्थी है, उन्हें सिखाना है कि आपस में आपका सहयोग करना है, तो किससे होगा? ग्रुप बनाने से। क्या बनाने से? ग्रुप बनाने से विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित होती है। प्रतियोगिता से सहयोग की भावना विकसित नहीं होती। प्रतियोगिता में तो विद्यार्थी स्पर्धा में आते हैं एक दूसरे से। दंड और व्यय तो आंसर है ही नहीं। इसका उत्तर होगा सहयोग, समूह द्वारा। बालक को सीखने के लिए सबसे अधिक क्या प्रेरित करता है? ऐसी कौन सी चीज है जो बालक को सीखने के लिए क्या करती है?
प्रेरित करती है। क्या करती है इनमें से? भय तो कतई नहीं करता, दबाव में बच्चा नहीं पड़ता, दंड से भी बच्चा नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि विद्यार्थी में जिज्ञासा है तो वो सबसे ज्यादा सीखेगा और ज्यादा सीखेगा। एक शिक्षक को सबसे पहले क्या होना चाहिए? शिक्षक सबसे पहले क्या होना चाहिए? अनुशासन प्रिय होना चाहिए। क्या हमने सबसे पहले ही पढ़ा था? शिक्षक में संवेदना होनी जरूरी है। कठोर होना जरूरी नहीं है, क्रोधी होना तो कतई जरूरी नहीं है, अनुशासन होना जरूरी है, लेकिन शिक्षक को संवेदनशील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है? प्रेरणा मतलब मोटिवेट करना दूसरे को या मोटिवेशनल, इसका सीखने में क्या महत्व पड़ता है? कोई महत्व नहीं, महत्व तो है, ये सीखने को बढ़ाती है। यदि मोटिवेट होते हैं तो हमारी सीखने की इच्छा ज्यादा रहती है, तो सीखने को कौन प्रेरणा है वो बढ़ाती है। अगला प्रश्न, शिक्षण प्रक्रिया में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य रहता है? विद्यार्थी में डर पैदा करना नहीं, जिज्ञासा बढ़ाना। यदि कोई प्रश्न पूछता है शिक्षक विद्यार्थी से तो विद्यार्थी में सीखने की जिज्ञासा बढ़ती है। समय व्यतीत करना और अनुशासन बिगाड़ना इसके आंसर नहीं है। यदि कक्षा में विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, उसका ध्यान कहीं बाहर है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए? नहीं, गलत। पढ़ाना बंद कर देना चाहिए? गलत। कक्षा छोड़ देनी चाहिए? गलत। लेकिन शिक्षक को करना चाहिए कि रोचक विधि अपनानी चाहिए, जिससे विद्यार्थी में रुचि जागे और विद्यार्थी है वो शिक्षा पे ध्यान दे या शिक्षण पे ध्यान दे। एक अच्छे शिक्षक की पहचान क्या होती है? एक अच्छा शिक्षक है वो प्रभावी संवाददाता होता है, यानी वार्तालाप करने में या फिर अपने विचार है वो संप्रेषण करने में वो प्रभावी होना चाहिए और सहनशील भी होना चाहिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नौकरी प्राप्त करना कतई नहीं, केवल अंक लाना भी नहीं है, प्रतियोगिता बढ़ाना भी नहीं है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्तिगत विकास करना, व्यवहार सीखना। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास कौन करता है? नैतिक मूल्यों का विकास कौन करेगा? इनमें से समाज करेगा। हम समाज से नैतिक मूल्य सीखते हैं, जैसे बड़ों का आदर करना। शिक्षक भी हमें नैतिक मूल्य सिखाता है, और हमारा परिवार, हमारे दादा दादी हमें नैतिक मूल्य सिखाते हैं। तो हमारा आंसर होगा सभी। ये सभी मिलकर हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। बालक केंद्रित शिक्षा जो अभी चल रही है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है इसमें? शिक्षक नियंत्रक होता है क्या? शिक्षक नियंत्रक कतई नहीं होता। शिक्षक है, जब शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी उस समय शिक्षक क्या था? कंट्रोलर था। सिर्फ वो कंट्रोल करता था, बच्चे चुपचाप बैठे रहते थे। लेकिन अभी बालक केंद्रित शिक्षा है, इसमें शिक्षक सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है, बच्चों को कंट्रोल नहीं करेगा। और ये दोनों तो गलत है। कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? कक्षा में जो शिक्षण चल रहा है उसे प्रभावी बनाने के लिए क्या जरूरी है? सबसे जरूरी है संवाद, यानी आपस में वार्तालाप। बच्चे और शिक्षक यदि आपस में बातें करेंगे, एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे, तो वो शिक्षण वो ज्यादा प्रभावशाली रहेगा, इनकी बजाय दंड रटाना और कठोरता की बजाय। अधिगम होता है सीखना। इसका स्थायी रूप कब बनता है? विद्यार्थी जब सीखता है तो उसका स्थायी रूप क्या हो गया? केवल रटने से हो जाएगा क्या? रटने से तो नहीं होगा, दंड से भी नहीं होगा, भय से भी नहीं होगा। सीखने का स्थायी रूप जब उसे अनुभव हो जाएगा, तो उसमें कोई चीज है, जो चीज उसने सीखी है वो अनुभव से उसमें स्थायी हो जाती है, वो फिर बाद में कभी भूलता नहीं। इसे हम प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं। विद्यार्थी में अनुशासन विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका। विद्यार्थी में अनुशासन कैसे विकसित किया जा सकता है? प्रेरणा देकर या दंड देकर, डर पैदा करके या कठोरता पैदा करके? कठोरता, डर और दंड से कभी भी विद्यार्थी है वो अनुशासित नहीं होता। विद्यार्थी को प्रेरणा देकर या दूसरों के उदाहरण देकर अनुशासित किया जा सकता है। शिक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण किसे बढ़ावा देता है? शिक्षा का जो लोकतांत्रिक वातावरण है, यानी आजादी है, वो किसे बढ़ावा देती है? भाई भय को तो बढ़ावा नहीं देती आजादी कभी भी, दंड को भी नहीं, कठोरता को भी नहीं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति को। यानी सभी का नजरिया क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से सोच सकते हैं, इस चीज का बढ़ावा देती है लोकतांत्रिक वातावरण। शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए? एक शिक्षक है, उसे विद्यार्थियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए?
पक्षपात करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। शिक्षक कठोर होना चाहिए? नहीं। शिक्षक को उदासीन भी नहीं होना चाहिए कि ना इधर की बोले ना इधर की बोले। शिक्षक कैसा होना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण है या सहानुभूति से भरा हुआ शिक्षक होना चाहिए। अधिगम सीखने का सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा है? कैसे सीख सकते हैं हम सबसे ज्यादा? रटने से नहीं सीख सकते, दंड से नहीं सीख सकते, अनुकरण से बच्चा सीखता है, लेकिन हम कोई चीज करके अनुभव के द्वारा अनुभव करके क्या कर सकते हैं? कोई चीज को अच्छे से सीख सकते हैं। हमें कोई चीज है वो स्थायी रूप से सीखनी है तो हमें उसका अनुभव करना पड़ेगा। बालकों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कक्षा में बालकों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को व्याख्यान देना चाहिए। क्या केवल व्याख्यान देने से रुचि नहीं बनेगी? गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना, यानी बच्चों को क्या करवाना? एक्टिविटी करवाने से बच्चे क्या है शिक्षा में क्या बनाएंगे? अपनी रुचि बनाएंगे। दंड देने से और केवल गृह कार्य ज्यादा देने से कतई बच्चों में रुचि पैदा नहीं होगी। अगला प्रश्न, शिक्षण में प्रतिपुष्टि का क्या अर्थ है? प्रतिपुष्टि का अर्थ हो गया प्रतिक्रिया देना, फीडबैक। कोई चीज के बारे में फीडबैक देना, यानी सुधार हेतु प्रतिक्रिया देना कि शिक्षण में किस चीज के सुधार करने चाहिए, उसमें प्रतिक्रिया देना, फीडबैक देना क्या कहलाता है? प्रतिपुष्टि कहलाता है। बालक के सीखने में सबसे अधिक प्रभाव किसका है? बालक इनमें से सबसे ज्यादा या तो रुचि से सीखेगा और इसके अलावा वातावरण से भी बालक है वो सबसे ज्यादा सीखेगा। आसपास जो माहौल है उस माहौल से बच्चा ज्यादा सीखता है। प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को कैसे देखता है? जो एक अच्छा शिक्षक है, प्रभावशाली शिक्षक है, वो विद्यार्थियों की समस्याओं को कैसे देखेगा? अनदेखा करेगा क्या? अनदेखा नहीं करेगा, समझने का प्रयास करेगा। जो अच्छा शिक्षक है वो हमेशा विद्यार्थी की समस्या है उसको समझने का प्रयास करेगा। दंड देना, मजाक उड़ाना इसके अंतर्गत नहीं आता। कक्षा में शिक्षण का सर्वोत्तम वातावरण है कौन सा है? इनमें से ऐसा वातावरण कौन सा है जो कक्षा में शिक्षा के लिए सबसे अच्छा है? भय से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, तनाव से भरा हुआ भी नहीं होना चाहिए, कठोर वातावरण भी नहीं चाहिए, मैत्रीपूर्ण वातावरण चाहिए कि शिक्षक और विद्यार्थी वो मित्रता पूर्वक आपस में बात कर रहे हैं तो शिक्षण है वो अच्छा होगा। विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता कैसे विकसित की जा सकती है? नेतृत्व क्षमता का मतलब हो गया नेता बनना, लीडर बनना, ठीक है। तो कैसे हो सकता है इसे? इसमें ये गतिविधियां करवानी चाहिए और ग्रुप बना के करवानी चाहिए जहां पर विद्यार्थी है वो नेता बनने की कोशिश करता है, फिर नेता बनना सीखता है, नेतृत्व करना सीखता है। अगला प्रश्न, अधिगम यानी सीखने को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को इनमें से क्या करना चाहिए? केवल पढ़ाना गलत है, दंड देना भी गलत है, कठोर व्यवहार भी गलत है। शिक्षक को किसी चीज का उदाहरण देना चाहिए जिससे शिक्षण है वो या अधिगम है वो ज्यादा प्रभावी रहेगा। शिक्षा में खेल का क्या महत्व है? शिक्षा में खेल का समय नष्ट करना कतई नहीं है। खेल से समय नष्ट नहीं होता। खेल है वो मनोरंजन के लिए ठीक है और सीखने के लिए भी ठीक है। हम ज्यादा सीखते हैं खेल से और मनोरंजन भी होता है। अनुशासन नहीं बिगड़ता खेल से, केवल मनोरंजन भी नहीं होता। मनोरंजन जरूर होता है लेकिन मनोरंजन के साथ साथ विद्यार्थी वो खेल से सीखता भी है। विद्यार्थियों की सफलता का मुख्य आधार क्या है? इनमें से विद्यार्थियों की सफलता का मुख्य आधार क्या है? विद्यार्थी को सफलता कैसे? दंड से मिल सकती है? नहीं। भय से नहीं, कठोरता से नहीं। विद्यार्थी है वो दूसरों की प्रेरणा से सफल हो सकता है। शिक्षक का व्यवहार विद्यार्थियों को कैसे प्रभावित करता है? कोई शिक्षक है उसका व्यवहार विद्यार्थियों को कैसे प्रभावित करेगा? सकारात्मक रूप से करेगा। यदि शिक्षक खुद ठीक व्यवहार कर रहा है तो उसका अर्थ पॉजिटिव आएगा, और यदि शिक्षक है वो गलत व्यवहार कर रहा है तो नेगेटिव आएगा। तो इसका आंसर होगा दोनों प्रकार से। शिक्षक का व्यवहार है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रूप से विद्यार्थी को प्रभावित कर सकता है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या हो सकता है? परीक्षा पास करना कतई नहीं होता, अच्छा नागरिक बनना। शिक्षा का उद्देश्य नौकरी लगने की बजाय अच्छा नागरिक बनना होता है। प्रतियोगिता बढ़ाना कतई नहीं है और केवल रोजगार भी नहीं है। शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब हो गया कि
ये तो हो गया सुनने वाली चीजें, और ये हो गई देखने वाली चीजें। और वह सामग्री किस लिए यूज होती है? शिक्षा को या तो प्रभावशाली बनाने के लिए या फिर सरल बनाने के लिए। शिक्षा को क्या बनाने के लिए? सरल बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग होता है। विद्यार्थी सबसे अधिक कब सीखता है? विद्यार्थी सबसे अधिक कब सीखता है? जब वो क्या होता है? सक्रिय होता है। विद्यार्थी जब एक्टिव होगा तभी सबसे ज्यादा सीखेगा। विद्यार्थी चुप रहेगा तो नहीं सीखेगा, और दंड से भी नहीं सीखेगा, और अकेला होता है तो वो भी नहीं सीखेगा। विद्यार्थी सबसे ज्यादा एक्टिव होगा तभी सीखेगा। एक शिक्षक को विद्यार्थियों की त्रुटियों के प्रति कैसा व्यवहार, यानी कोई विद्यार्थी है वो त्रुटियां करता है यानी गलतियां करता है, तो शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? दंडात्मक नहीं होना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार उपेक्षा पूर्ण भी नहीं होना चाहिए कि उपेक्षा कर दी जाए, कठोर तो कतई नहीं। शिक्षक का व्यवहार सहायता वाला होना चाहिए कि विद्यार्थी को वो गलतियों के समय सहायता करे और गलतियां सुधारने का मौका दे। शिक्षण में प्रेरणा का स्रोत क्या हो सकता है? प्रेरणा कहां से मिल सकती है हमें? पुरस्कार से मिलती है प्रेरणा, प्रशंसा से मिलती है, रुचिकर गतिविधियों से भी हमें प्रेरणा मिलती है। यदि हम इंटरेस्टिंग एक्टिविटियां करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी प्रेरणा के स्रोत हैं ये सब। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि क्या है? ज्ञान के अलावा और क्या है शिक्षा का उद्देश्य? परीक्षा करवाना नहीं। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य हमेशा होता है अच्छा नागरिक बनाना और व्यक्तित्व का विकास करना। शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? शिक्षक को इनमें से कक्षा में सहयोगात्मक वातावरण बनाना चाहिए, मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। भय और तनाव से भरा हुआ वातावरण है वो अधिगम और शिक्षण के लिए अच्छा नहीं होता। बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा माना जाता है? बालक सबसे ज्यादा कब सीखता है? बालक सबसे ज्यादा बाल्यावस्था में सीखता है। बोलना भी, चलना भी, और भी चीजें हैं वो बाल्यावस्था में सबसे ज्यादा बालक है वो सीखता है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे दंड देना चाहिए? नहीं। उसे अलग बिठा देना चाहिए? नहीं। विशेष सहायता उसे प्रदान करनी चाहिए। कोई विद्यार्थी है वो पढ़ने में कमजोर है तो उसे अलग से विशेष सहायता प्रदान करनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का क्या महत्व है? पुनरावृत्ति का मतलब बार बार, जैसा हम रटने के लिए करते हैं ना, तो बोलने में सहायता मिलती है क्या बार बार पढ़ने से? नहीं मिलती। ज्ञान को स्थायी बनाना, यदि हम कोई चीज को बार बार पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाती है? हमारे दिमाग के लिए स्थायी हो जाती है। तो पुनरावृत्ति है वो किसी चीज को, किसी ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए काम में आता है। शिक्षक को विद्यार्थियों से कैसा संबंध रखना चाहिए? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मित्रतापूर्ण संबंध है वो विद्यार्थियों से शिक्षक को रखना चाहिए। शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है? हमें विधियां दे रखी है, इनमें से शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि व्याख्यान देना, सिर्फ और सिर्फ उपदेश देने की बात हो रही है। दंड देना, विद्यार्थी को दंड देकर सिखाया जाए। रटने की विधि ये भी ज्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन जो गतिविधि वाली विधि है, एक्टिविटी वाली विधि है, क्योंकि उदाहरण देने से और प्रैक्टिकल करने से विद्यार्थी है वो ज्यादा सीखता है, तो गतिविधि वाली विधि है वो सबसे ज्यादा प्रभावी है। विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता कैसे विकसित होती है कि विद्यार्थी खुद पर निर्भर होना सीख जाए? यदि हर कार्य शिक्षक करेगा तो विद्यार्थी खुद पर निर्भर कतई नहीं होगा। स्वयं कार्य करने के अवसर से, यदि विद्यार्थी को खुद कार्य करने के अवसर दिए जाएं तो विद्यार्थी ज्यादा आत्मनिर्भर बनता है। कक्षा में प्रश्न पूछना किसका संकेत है? कक्षा में कोई विद्यार्थी है वो प्रश्न पूछता है तो विद्यार्थी कैसा है? अनुशासनहीनता वाला है क्या? नहीं है, जिज्ञासु है ना। यदि प्रश्न ज्यादा पूछता है कोई विद्यार्थी तो विद्यार्थी में जिज्ञासा ज्यादा है। अधिगम का मुख्य आधार क्या है? अधिगम मतलब सिखाना, तो दंड तो नहीं है। अनुभव, 3-4 बार आ गया सेम पर्सन। अनुभव से हम ज्यादा सीखते हैं, अनुभव से हम ज्यादा सीखते हैं। बालक के सामाजिक विकास में कौन सहायक होता है? बालक का जो सामाजिक विकास होता है उसमें कौन सहायक होता है? विद्यालय सामाजिक विकास में भी सहायक होता है। पढ़ाई के साथ साथ हमारा परिवार तो सामाजिक विकास में सहायक है ही, और समाज खुद सामाजिक विकास में सहायक है। तो इसके हो गए चारों उत्तर उपयुक्त सभी, तीनों आंसर हो गए इसके।
एक शिक्षक को सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए? कोई शिक्षक है, उसे इन चारों में से किस पर ध्यान देना चाहिए? पाठ्यक्रम पूरा करने पर जोर लगाना चाहिए क्या? नहीं, विद्यार्थियों के अधिगम पर ध्यान देना चाहिए कि विद्यार्थी वो कितना सीख रहा है, उस पर एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों में रचनात्मकता बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है? विद्यार्थियों में रुचि किससे बढ़ेगी ज्यादा? स्वतंत्र सोच से। ठीक है, कठोर अनुशासन से विद्यार्थी ज्यादा नहीं सोचेगा, और दंड और रटना तो गलत है शिक्षण अधिगम के लिए। तो यदि विद्यार्थी की सोच है वो स्वतंत्र रहेगी तो विद्यार्थी में क्रिएटिविटी ज्यादा आएगी। प्रभावी अधिगम के लिए कौन सा वातावरण आवश्यक है? अधिगम मतलब सीखना, ज्यादा सीखने के लिए इनमें से कौन सा वातावरण ठीक रहेगा? भय युक्त वातावरण ठीक नहीं रहेगा, भय मुक्त होता तो ठीक थी बात। तनाव से भरा हुआ या कठोर वातावरण अच्छे नहीं होते। आनंद से भरा हुआ वातावरण सीखने के लिए हमेशा अच्छा रहता है। यदि विद्यार्थी शोर कर रहा है, कोई विद्यार्थी वो कक्षा में शोर कर रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? चिल्लाना चाहिए? नहीं। दंड देना चाहिए? नहीं। उसका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। विद्यार्थी का ध्यान है वो ऐसी गतिविधि में आकर्षित करवाना चाहिए ताकि विद्यार्थी शोर ना करे। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कौन है इनमें से शिक्षा के लिए? शिक्षक महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण हमेशा विद्यार्थी ही होता है। विद्यार्थी के बिना शिक्षा संभव नहीं है। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा है। अभी शिक्षण में उदाहरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है? उदाहरण क्यों किए जाते हैं? टाइम खराब करने के लिए? नहीं, विषय को स्पष्ट करने के लिए। कोई चीज का उदाहरण तभी दिया जाता है जब कोई विषय को, कोई सब्जेक्ट को हमें स्पष्ट रूप से समझाना हो, तभी उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए? कोई शिक्षक है, उसे क्या क्या करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों की रुचि बने रहे? केवल पढ़ाना चाहिए? नहीं, उसे गतिविधियां करवानी चाहिए, एक्टिविटी करवानी चाहिए, तो विद्यार्थियों की रुचि है वो बनी रहेगी। दंड देने से और ज्यादा कार्य, अधिक गृह कार्य देने से विद्यार्थी की कक्षा में रुचि नहीं रहेगी। अधिगम का सही अर्थ क्या होता है? अधिगम यानी सीखना और सीख कर व्यवहार में परिवर्तन करना। अधिगम का सही अर्थ क्या हो गया? हम सीख गए और उसे अपने व्यवहार में हमने लागू कर लिया और हमारे व्यवहार में चेंजेस आ गए, तो अधिगम है सही मायने में सही होता है। अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन होना। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को क्या प्रदान करता है? एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को व्यय प्रदान करता है क्या? नहीं करता। दंड भी नहीं देता, तनाव भी नहीं देता विद्यार्थियों को। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों में सहयोग की भावना कैसे विकसित होगी? जब वो ग्रुप में काम करेंगे तो एक दूसरे की हेल्प करने का नेचर उनके अंदर अपने आप क्रिएट हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य बालक को क्या बनाना है? शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? बालक क्या बनना चाहिए? केवल विद्वान बनना चाहिए क्या? नहीं। प्रतियोगी नहीं बनना चाहिए, नौकरी योग्य नहीं बनना चाहिए। विद्यार्थी अच्छा नागरिक बनना चाहिए, तो ही शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण होता है। शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? दंड देना नहीं होता, सीखने में सहायता करना। शिक्षक है वो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा में मार्गदर्शक का कार्य करता है। शिक्षक है मार्गदर्शक का कार्य करता है, तो शिक्षक का कार्य होगा कि बच्चे को सीखने में वो सहायता करे। अधिगम को स्थायी बनाने के लिए पहले भी पढ़ा था हमने, पुनरावृत्ति। कोई चीज है उसे हम बार बार पढ़ेंगे तो हमारे लिए स्थायी हो जाएगी। बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे होता है? नैतिक मूल्य, अच्छे मूल्य अनुकरण से, और बालक वैसे भी किससे सीखता है? अनुकरण से ज्यादा सीखता है। ठीक है, अनुकरण करेगा, दूसरों से सीखेगा, तो बालक में नैतिक मूल्य ज्यादा होंगे। बच्चा है वो देख के सीखता है। कक्षा में शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कक्षा में शिक्षक का व्यवहार है वो प्रेरणा से भरा हुआ होना चाहिए या मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। क्रोध, कठोर और पक्षपात भरा हुआ व्यवहार ना हो। विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा कैसे बढ़ाई जा सकती है? विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे? दंड देकर तो नहीं बढ़ेगा, प्रोत्साहन या प्रशंसा करके। विद्यार्थी को प्रोत्साहन देकर हम उसके सीखने की रुचि है वो बढ़ा सकते हैं।
प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है? विद्यार्थी एक्टिव होना चाहिए, एकदम सही है। शिक्षक में कठोरता, ज्यादा गृह कार्य, ज्यादा परीक्षा लेना, ये तीनों गलत है। प्रभावी शिक्षण है जब विद्यार्थी और टीचर दोनों एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। शिक्षक को विद्यार्थियों की समस्या के प्रति क्या करना चाहिए? कोई विद्यार्थी है वो अपनी समस्या लेकर आता है या विद्यार्थियों की कोई समस्या है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसकी उपेक्षा करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए। दंड देना चाहिए बच्चों को? नहीं। आलोचना भी नहीं करनी। शिक्षक को समस्या का क्या करना है? समाधान करना चाहिए। शिक्षा में अनुशासन का सर्वोत्तम आधार क्या है? अनुशासन किससे लागू हो सकता है? भय से तो नहीं हो सकता, दंड से भी नहीं हो सकता, कठोरतापूर्ण व्यवहार से भी नहीं हो सकता। अनुशासन आत्मानुशासन से ही लागू होता है। यदि हम खुद अनुशासन का पालन करेंगे तभी शिक्षा में अनुशासन लागू होगा, दूसरे के द्वारा अनुशासन नहीं थोपा जा सकता। अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक कौन है? अधिगम को प्रेरित कौन करता है इनमें सबसे ज्यादा? सीखने को। दंड से नहीं सीखते हम, भय से नहीं सीखते, दबाव से नहीं सीखते, हम रुचि से सीखते हैं, ठीक है ना। अधिगम का अर्थ आपको सीखने से याद रखना है, सीख कर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। शिक्षक को विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? मित्रतापूर्ण व्यवहार तो करना चाहिए, पक्षपात वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए। भेदभाव शिक्षक को कतई किसी भी विद्यार्थी के साथ नहीं करना चाहिए। बालक के विकास का मुख्य आधार क्या होता है? बालक के विकास का मुख्य आधार क्या होगा भाई? बालक का विकास शिक्षा से ही हो सकता है और सर्वांगीण विकास होता है, चौमुखी विकास होता है। यदि कोई विद्यार्थी गलती करता है तो शिक्षक को क्या चाहिए? कोई विद्यार्थी है वो कोई गलती कर देता है, त्रुटि कर देता है, तो शिक्षक को अपमान करना चाहिए? नहीं, सुधार का अवसर देना चाहिए। विद्यार्थी को समझाकर उसे अवसर देना चाहिए कि इस चीज में सुधार करें। शिक्षण में कहानी विधि का उपयोग, कहानी विधि का उपयोग क्यों किया जाता है भाई? केवल मनोरंजन के लिए तो नहीं किया जाता, रुचि उत्पन्न करने के लिए। कोई शिक्षक है वो बच्चों को कहानी सुनाता है तो उसका उपयोग है वो शिक्षा में रुचि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करता है? अच्छा शिक्षक है वो विद्यार्थियों को प्रशंसा करके प्रेरित करता है, प्रोत्साहन करके, प्रोत्साहित करके प्रेरित करता है। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी का क्या कारण हो सकता है? आत्मविश्वास की कमी सहयोग से तो बढ़ती है, खेल से भी बढ़ती है, वार्तालाप से भी बढ़ती है, और आत्मविश्वास है वो प्रोत्साहन की कमी से कम हो सकता है। तो विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता रहना चाहिए। शिक्षा में सहशैक्षिक गतिविधियां, सहशैक्षिक गतिविधियां, गतिविधियों क्या महत्व है? शिक्षा के साथ साथ जो गतिविधियां होता है उनका क्या क्या महत्व है? समय नष्ट करना तो नहीं है, सर्वांगीण विकास है। इससे विद्यार्थी का क्या होता है? एक्टिविटीज से सर्वांगीण विकास होता है, शिक्षा के साथ साथ अन्य रूपों में भी। शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? कठिन भाषा करना चाहिए क्या? नहीं। कठोर का नहीं, व्यंग्यात्मक का भी नहीं। शिक्षक को हमेशा सरल और सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सीखने का सबसे अच्छा तरीका, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है अनुभव करना। बालक है वो अनुकरण से सीखता है और हम है वो अनुभव करके। पूरे जीवन हम कैसे सीखेंगे? अनुभव करके बहुत जल्दी सीख सकते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास कैसे होता है? सामाजिक गुणों का विकास करना है तो उन्हें बच्चों को ग्रुप में रखना चाहिए, जिससे उसमें सामाजिक गुण है वो विकसित होते रहे। अकेला रहने से सामाजिक गुण विकसित नहीं होते। पुरस्कार का क्या महत्व है? इनाम देने का क्या महत्व है? क्या प्रभाव पड़ता है भाई? निराशा उत्पन्न होती है क्या बच्चे में? नहीं। भय और तनाव उत्पन्न होते हैं? नहीं। विद्यार्थी में प्रेरणा उत्पन्न होती है यदि हमें विद्यार्थी को पुरस्कार देते हैं। शिक्षक को विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर क्या करना चाहिए? यदि कोई विद्यार्थी है उसने कोई अचीवमेंट की है तो क्या करना चाहिए? उसकी आलोचना करनी चाहिए? नहीं, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। विद्यार्थी के अचीवमेंट पर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि उसे दंड देना चाहिए। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? केवल रोजगार नहीं माना जाता बेटा, व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का विकास करना, सामाजिक गुणों का विकास करना। बालक के मानसिक विकास में क्या सहयोग होता है? किसका सहयोग होता है?
इनमें से बालक का मानसिक विकास है वो किससे बढ़ेगा? खेल और शिक्षा से बढ़ेगा। अंतिम प्रश्न, एक प्रभावी शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्रभावी शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता होगी विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता। विद्यार्थियों को प्रेरित करने की क्षमता है वो प्रभावी शिक्षक की